तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर से यह कहा है कि अब इसे लागू होना चाहिए। केंद्र को इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं कि अब इस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन देखिए 3 दशक बीत गए हैं। 1985 में भी कोर्ट ने इसी तरीके से एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसको लेकर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन 3 दशक बीत गए, अब तक इसे लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया जा सके, क्योंकि ये पूरा मामला हर बार कहीं ना कहीं राजनीति के फेर में फंसकर, धर्म के फेर में फंसकर रह जाता है। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम ये बात भी कर रहे हैं। अश्विनी, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी क्योंकि बाकी मेहमान बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं, उनके पास में आऊं, लेकिन जल्दी से आप जितना संक्षेप में समझा सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐतराज अगर दूर कर सकते हैं उन लोगों का जिन्हें इस पर ऐतराज हो रहा है, जल्दी से। इतराज दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिस दिन इसका ड्राफ्ट बन जाएगा सिरिन, उसमें इसमें इतराज करने लायक कुछ बचेगा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के कारण क्या होगा, अभी 36 कानून चल रहे हैं, सिविल राइट और ह्यूमन राइट के 36 कानून चल रहे हैं भारत में। हिंदू के लिए अलग चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग। वास्तव में भारत में संविधान चल ही नहीं रहा है, भारत में तो बहुविधान चल रहा है। संविधान का मतलब जो विधान हो वो सब पे लागू हो, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तो बहुविधान चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तब वास्तव में इस देश में संविधान लागू होगा। उससे क्या होगा, एक तो जो 36 कानून चल रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी, मुकदमे बहुत जल्दी होंगे, जल्दी उनका फैसला हो जाएगा, बहुत आसानी से सबको आसान हो जाएगा समझना कि भाई ये जो नियम है ये सब पे लागू है। अभी जजेस भी चकरा जाते हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये वाला कानून देखें कि ये वाला कानून देखें। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब लड़का या लड़की अलग अलग धर्म के होते हैं, तब बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। मुझे लगता है एक तो अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिलेगी, अभी जो मुस्लिम भाई हैं ये 1937 वाले कानून से चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब 20 नवंबर 1948 को उस पर बहस शुरू हुई थी, 3 दिन बहस चली थी, 23 नवंबर को ये हमारे संविधान में आया था, 23 नवंबर 1948 को सबने डिबेट किया था। रफी अहमद किदवई ने किया था, मौलाना कलाम साहब ने किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। संविधान हमारे अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया, 300 लोगों ने मिलकर बनाया। और उन 300 लोगों में 75 ऐसे लोग थे जो संविधान के भी, कानून के भी जानकार थे, कुरान के भी जानकार थे। उन्होंने भी इसको मना नहीं किया। वो भी कह रहे हैं हाँ, जब इस देश में वन नेशन वन पिनल कोड है तो वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो जो बहु बेटियों को प्रॉपर्टी के राइट में इतना भेदभाव चल रहा है, सिर्फ मैं 30 सेकंड और लूंगा, अभी जो हमारी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी के राइट में इतना ज्यादा भेदभाव है, लड़की हिंदू की लड़की अलग, मुस्लिम की लड़की अलग, वो खत्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से समझिए। मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं सिरिन, अभी वो क्या कर, मान लीजिए 4 बेटियों में एक हिंदू शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे। जिस दिन उनकी शादी होगी उनके चारों के सिविल राइट अलग हो जाते हैं, ह्यूमन राइट अलग हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा, मेरी चारों बेटियां किसी के साथ शादी करे, हिंदू से करे, मुस्लिम से करे, पारसी से करे, ईसाई से करे, उसका प्रॉपर्टी राइट एक होगा, तलाक लेने का नियम सबके लिए एक होगा, गोद लेने का नियम सबके लिए एक होगा, गुजारा भत्ता सबका एक जैसे होगा, विरासत का नियम सबका एक जैसे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हिंदू मुस्लिम का इश्यू नहीं, प्योरली महिलाओं के कल्याण का मामला है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, सरकार के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रहा है। इससे पहले एजेंडे जो कई थे, चाहे वो हम अयोध्या की बात, राम मंदिर निर्माण की बात कर लें, या फिर हम ट्रिपल तलाक की कर लें, या फिर और भी ऐसे कई थे, उन पर तो सफलता मिली या फिर उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हर बार ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के फेर में या फिर धर्म के बीच फंसकर रह जाता है। कैसे होगा फिर? हर एक मुद्दा, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे आजादी के बाद देश में बिखेर करके, उलझा करके रख दिए गए थे, अब धीरे धीरे सुलझाए जा रहे हैं। अब ये भी एक मुद्दा है, और समान नागरिक कानून की बात हम वर्षों से करते आ रहे हैं। अश्विनी जी ने इस सारे विषय पर बहुत विस्तृत ऐसा विषय रखा है जिस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा थू, यानी विवाह का मामला है, संबंध विच्छेद का मामला है, दत्तक पुत्र का मामला है, अनुवंशिक जो अपना पैतृक संपत्ति का मामला है, गुजारा भत्ते का मामला है, जो अश्विनी जी ने कहा, ये 5 मामले, ये तो हम अपने धर्म के अनुसार करेंगे, जो शरिया कहता वो करेंगे। लेकिन जब बलात्कार का मामला आएगा, चोरी का मामला आएगा, जिसमें कड़ा दंड विधान है शरिया में कि हाथ काट दो कि जिसने चोरी किया है, बलात्कार कर उसको मार दो, उसमें कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो आईपीसी की बात मानेंगे, वो हम मानेंगे, संविधान की बात मानेंगे, शरिया की बात मानेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। हर मामले में देश के प्रत्येक नागरिक को समान दंड मिले, समान अधिकार मिले, यही समान नागरिक कानून की बात है। उसके मान्यता करते हैं, बार बार सरकार से कहते रहे, कांग्रेस सरकार से भी कहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार भी
इस दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए और ये मांग सारे देश में आ रही है। ठीक है अनुराग भदौरिया, इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी जो विजय शंकर तिवारी ने कहा। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग इवेंट की कंपनी, करना कुछ नहीं इनको। जब चुनाव हो रहा था 4.5 साल पहले, तो इसी पे हम लोग बहस कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 आध महीने तक खूब बहस करवाई, उसके बाद सरकार भी बन गई, भूल गए। इसी तरह से जब 2014 में लोकसभा को चुनाव होता, इन्होंने यही बहस करवाई थी, फिर सरकार बन गई, फिर भूल गए। अरे प्रभु, संविधान है, पार्लियामेंट है, आपको इतनी ही आप चिंता है और होना भी चाहिए, सबको चिंता होनी चाहिए, तो आप बिल लेके आते, अब तक पार्लियामेंट में बहस होती, बात होती, सब अपनी अपनी बातें रखते, कानून बन जाता। लेकिन आपको तो वो करना नहीं है ना। आपको अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के असली मुद्दों से ध्यान भटका, आपको रोका किसने है? आपके पास तो पूरी बहुमत है, आपके पास पूरी ताकत है, किसी ने रोका क्या? आपका कुछ बहुमत ना हो, ताकत ना हो, किसी ने रोक लिया हो कि पार्लियामेंट में भैया आपके पास नहीं संख्या है? आपको मार्केटिंग इवेंट करना है। अभी 2 महीने बाद फिर भूल जाओगे सारी चीजें। अभी 6 महीने में चुनाव होने दो, चुनाव होने के बाद जनता की समस्या भूल जाते हो। तो आपके साथ दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हिंदुस्तान के साथ भी है, वो चुनाव के साथ है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को भला नहीं अरे सोचते। सुनिए, वो चुनाव लोहिया जी कहते थे इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ध्यान भटकाते, आप लोहिया जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? लोगों के असली मुद्दों पे बात लोहिया जी को अच्छा, मानते हो कि नहीं एक-एक मानते हो? करके, लोहिया जी एक-एक करके। इस देश में पंचायती चुनाव में एक हिंसा विधान हो होना रही है, चाहिए। यहाँ पे लोगों की मौत मैं हो रही है, पूछ लेती हूँ, एक मिनट रुकिए, जा रही है, उसके बारे में एक सेकंड विजय शंकर तिवारी, 1 मिनट रुकिएगा। अनुराग भदौरिया, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि भूल जाएंगे, अभी बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव की बात हो रही है, उसके बाद भूल जाएंगे। अगर अब इसको लेकर, ठीक है सुन लीजिए ना, अगर इसको लेकर अगर कोशिश करती है सरकार, तो आप उसका साथ देंगे? समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी? अच्छा, मैं आपसे सीधी सी बात पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। ये प्रभु राम की बात करते थे, आखिर प्रभु राम, मैं भी सीधा सा सवाल कर रही हूँ ना, 1 मिनट, मैं अनुराग सुनूंगी आपको, मैं भी आपको सुनूंगी, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप नहीं देंगे जवाब? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो दीजिए। पहले मुझे बताइए, साथ देंगे या नहीं? सुन तो मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आए तो सुन लीजिए, हिंदी बोलो, जिसमें वो फारसी बोलूं तो आप समझ जाए, किसी भी भाषा में जवाब दीजिए, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, संविधान सुन तो ठीक है, बोलिए बोलने देंगे कि नहीं बोलने बोलिए ना, बोलिए। हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। जो आदेश न्यायपालिका देगा, जो आदेश संविधान देगा, हम समाजवादी लोग। अभी आपने कहा, अनुराग भदौरिया, आप ही की बात से निकाल रही हूं मैं, अभी आपने कहा कि इनके पास मेजॉरिटी है, ये कानून लेकर आए, लेकिन ये नहीं लाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, लाते हैं अगर तो आप साथ देंगे, विरोध में तो खड़े नहीं हो जाएंगे ना, ये कहते हुए कि आप धर्म को वो कर रहे हैं। अरे बात ही नहीं सुनते, ये कुछ नहीं करने वाले, आपको मालूम है ये कुछ करेंगे? जो लोग हिंदुस्तान नहीं करेंगे, हम फिर इस पर बहस करेंगे यहाँ बैठ के। मैं तो कह रही हूँ, अगर करते हैं तो आप साथ देंगे। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। 700 किसानों की मौतें होगी, उसके लिए बिल वापस करने को नहीं तैयार। आप जवाब नहीं देंगे, मैं समझ गई, करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं ना। आप जवाब नहीं देंगे, आप मुझे बोल दीजिए कि मैं इस पर बात अभी नहीं कर सकता, मैं आया ना में जवाब नहीं दे सकता। लोगों की समस्या की चिंता होती है, तो धूप में वहाँ बैठे हुए, ठंड में बैठे हुए, बारिश में वहाँ पे बारिश हो रही है, यही दिक्कत रहती है अनुराग भदौरिया। अच्छा ठीक है, चलिए, आपको नहीं देना जवाब, आप बोल दीजिए, मेरे लिए मुश्किल है, आप बोल दीजिए मेरे लिए मुश्किल है, मैं इस पर नहीं कह सकता। ठीक है, रुक जाइए। चुनाव है, चुनाव से ज्यादा कुछ नहीं इनके एजेंडे में। एक सीधा सा सवाल पूछा था अनुराग भदौरिया, आपने इतनी बातें कर दी बट उसका जवाब नहीं दिया। तो और क्या, सीधा सा जवाब दे दिया मैंने, सीधा सा जवाब दिया ना कि इनको कुछ नहीं करना है, ये करने वाले लोग नहीं है। अच्छा, नहीं करना छोड़ दीजिए, अश्विनी उपाध्याय के पास में जाऊंगी। अगर करते हैं तो साथ खड़े होंगे या नहीं? अगर करते हैं तो आप साथ खड़े होंगे या नहीं? करना होता अभी सुबह उठ के वहाँ कानून बना देते। नोटबंदी के लिए किससे पूछा था? मैं रहने दीजिए, चलिए, अब आप पर बहुत वक्त मैंने आपको दे लिया, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं समझ गई, आप भी इसको सिर्फ गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय, क्यों नहीं कर लेते? अगर मैं इन्हीं की बात मान लूं और आपसे सवाल करूं कि भाई मेजॉरिटी है आपके पास, आप कदम तो उठाइए आगे। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, तो फिर सारी बातें सामने आ जाएंगी। इनकी रोटी बंद हो जाएगी, रोटी नहीं किसी पे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया, आप सुनिए,
ओ भदौरिया जी सुन लो। अश्विनी उपाध्याय, अरे भदौरिया जी, अरे प्लीज। आप जाके हाँ। पीएमओ में बताओ ना, देखिए, कहानी सिरिन, टीवी में बैठ के आप हाथ सिरिन, जोड़ के टीवी में सिरिन, बता रहे हो। पहली ये बात कहानी तो सरकार को कहानी बताते यूनिफॉर्म हो। सिविल काहे कोड। को यहाँ मार्केटिंग अरे में सुन तो लो भाई करने आते साहब, हो? इतना सुन समझाना तो है लो, सरकार प्लीज को, सुन लो। समझाओ, कानून में बनाओ। अनुराग प्लीज भदौरिया, सुनो, देखिए फिर प्लीज मैं वही सुनो। बात कहूंगी कि आप सोच के अरे आते हैं कि सुन तो आपको लो, कितना और अरे कहां सुन तक लो बोलना है, और वो भदौरिया जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती आप दूसरों को सुनेंगे नहीं। आप भी बोलने आप चले सुन जाते लीजिए हो। पहले, अरे भाई, आप सुनिए पहले। समस्या का समाधान करना है, अनुराग भदौरिया, आप सुनिए पहले। अरे सुन तो लो भाई। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, कम से कम बाकियों से मैं पूछ रही हूँ, उनको जवाब देने दीजिए। अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, आप जाइए पार्लियामेंट में, आपके पास बहुमत है, ताकत है, जाइए आप अपना एप्लीकेशन दीजिए। अरे सुन तो लो भाई, क्या बात कर रही है? आप भी सोचते हैं, आप भी इनका बंद करिए, आवाज बंद करिए। अनुराग भदौरिया, आवाज बंद करिए, अनुराग इसमें भदौरिया, आप बहस करने आए या एक तरफा बात करने आए? कानून नहीं बनाना है, मैं जानता हूँ। नहीं, आपको भी जवाब नहीं देना, मैं समझ गई। अब आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपसे कह रही हूँ आप शांत हो जाइए। आप दूसरों की बारी उनको सुनिए। नहीं है आप शांत, आप शांत हो जाइए। वक्त कम है, हम चर्चा करें इस पर, वो बेहतर होगा। इस तरीके से नहीं, अच्छा आप शांत हो जाइए। चलिए अश्विनी उपाध्याय, हम आप ही से पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए इसके लिए क्या कानून बनाना चाहिए। सवाल पूछने का हक सिर्फ आपको है, जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बंद करिए इस बदतमीज का माइक। बोलता रहता है, ये बोलता रहता कुत्ता कहीं का। कानून है। एक सेकेंड, आप नहीं अश्विनी उपाध्याय, नहीं अश्विनी उपाध्याय, इसके लिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, अपनी अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। कम से कम ये सोचिए कि पूरा देश आपको सुन रहा है। इस तरह की भाषा, हाँ सिरिन, अरे नहीं, इस तरह की भाषा सिरिन, मैं नहीं, आपको क्या इस तरह कह की रहा भाषा हूं? नहीं। मैंने आप अपनी बात परसों- पहले वापस लीजिए, मैंने बिल्कुल परसों- अपनी बात मैंने- वापस मैंने- लीजिए अश्विनी उपाध्याय। आप अपने मैंने शब्द जब- वापस लीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका मैं क्या दूंगी। कह रहा हूँ मैं? नहीं अश्विनी उपाध्याय, अरे आप देखिए, शांत तो रहेंगी आप, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए तो। नहीं पहले आप हाँ, मैं अपनी सुन तो रहा हूं, भाषा सुनिए। वापस लीजिए। मैंने जनसंख्या मैं बहुत नियंत्रण का- नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अरे आपको आप नहीं शांत अलाउ रहेंगी तब करूंगी। तो नहीं बताएंगी ना। अपनी भाषा को आप पहले वापस लीजिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नेशनल मैं क्या टेलीविजन पर बैठकर, बता तो दीजिए। ऐसा तो आप टीवी में आना बंद मैंने कर क्या देंगे। मैंने ये बोला है कि वो लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप उसका माइक नहीं बंद कर सकती हैं। आप वो अभद्र non-stop भाषा का बोलते इस्तेमाल चले आप भी जाएंगे, नहीं वो माइक करेंगे। बंद करेंगी। वो ये मैं 2 आप घंटे कार्यक्रम एक थोड़ी है। सेकेंड, आप अभद्र भाषा का दो इस्तेमाल नहीं घंटे कर कार्यक्रम थोड़ी है सकते। ये। मैं उनसे बात कर रही हूँ, इस बीच में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनलिमिटेड में नहीं कर पा रहे उसको नहीं। एक सेकेंड, आपकी बहस अनुराग भदौरिया, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप शांत रहिए। अनुराग भदौरिया, मुझे मजबूरन आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। आप शांत रहिए, मैं अश्विनी उपाध्याय से बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप शांत रहिए एक सेकेंड। अश्विनी उपाध्याय, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, जो शब्द आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं उसे आप वापस लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, वो मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करता हूं, मैं 100 से ज्यादा पीआईएल फाइल कर चुका हूं। वो मुझे एजेंट बोल रहा है, मुझे दलाल बोल रहा है। आपको बुरा नहीं लगा? आपको तब नहीं बुरा लगा? मैं सुप्रीम कोर्ट मैं उनसे भी वही बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना अश्विनी उपाध्याय कि मैं आपको अलाउ कर दूंगी कि वो आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो आप तो वकील हैं, आपको तो सब पता है दायरा क्या होता है, आपको पता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सिरिन, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए अश्विनी उपाध्याय। राष्ट्रहित का ऐसा कौन सा विषय है बिल्कुल जो शब्द गुस्से में निकल गया, मैं उसको वापस लेता हूं। चलिए अब आगे बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मैंने जनसंख्या नियंत्रण मैंने सिरिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए तीन ड्राफ्ट बना के दिया। एक अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया, एक हरनाथ यादव जी ने पेश किया, एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बना रहा हूं, सांसदों को दूंगा। जो सांसद पेश करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल चल रही है। मैं सरकार के आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, विद इन आधे घंटे के अंदर मैं एक बहुत विस्तृत चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखने जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं चिट्ठी लिख ही रहा हूं, आधी रह गई है, अभी आपके कार्यक्रम के बाद उसको पूरा करूंगा। उसमें मैं पूरा डिटेल, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, उसका विस्तृत विवरण मैं प्रधानमंत्री जी को देने जा रहा हूं। मैं यही कर सकता हूं। चलिए ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन, मैं आपसे भी संक्षेप में समझना चाहती हूँ आपका ऐतराज क्या है। आपका इस कानून को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या ऐतराज है? क्यों लगता है आपको, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना खतरे में पड़ जाएंगे लोग, क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में ये लागू नहीं हो सकता, सबके अपने अपने रीति रिवाज है। अब मैं आता हूँ तेलंगाना में हिंदुओं में मामू अपनी सगी भांजी से शादी करता है। जो उपाध्याय जी हैं, क्या ये कानून पूरे देश में लागू करवा सकते हैं? अरे मैं सुनिए पहले, आप वकील नहीं, आप सुनो। आप भाजपा के प्रवक्ता मत बनो, बात सुनने की क्षमता रखो। आप डिबेट में अकेले नहीं आए हैं,
हम भी डिबेट करने आए हैं। मैं क्या कह रहा आपको हूं? कानून नहीं मालूम है, खामोश बैठो। सबका होगा, कुल सब धाराएं पे लागू कितनी है? होगा, आईपीसी के कुल सब पे धाराएं लागू होगा। कितनी मौलाना है? बताओ। नदीमुद्दीन, कुल आपको IPC यूनिफॉर्म धाराएं सिविल कोड कितनी पता है है? ना? जरा बताओ। मुझे यूनिफॉर्म से मौलाना IPC की मौलाना बताइए। नदीमुद्दीन, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मालूम है ना? मैं उस पर एतराज पूछ रही हूँ, उस पर क्या एतराज है आपको? क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग इसके साथ एक डिबेट ये बताओ। इनको पूछो IPC इसमें क्या होता क्या? एक इनसे सेकंड। जरा पूछो, अश्विनी उपाध्याय, मैं इनको पूछ पूछो रही हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होता है, इनसे पूछो इनको। नहीं होती है। आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं क्या देश में हर नागरिक पर लागू नहीं होती है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो नॉर्थ ईस्ट में दिए हुए संविधान के अधिकार क्या होंगे, ये भी बताओ। और ये भी आप बताइए, सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। पहले हिंदुओं में तेलंगाना में सगी मामू है। भांजी में शादी होती है, क्या वो लागू करेंगे आप? तो ठीक है, सगी चलिए, अब बहनें मेरे पास एक वक्त कम है, एक फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ। मैं आती हूँ मौलाना यासूफ, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगी। मौलाना यासूफ, जल्दी से। देखिए, अदलिया का जो फैसला होगा, मैं अदलिया के फैसले का एहतराम करता हूं, मगर मैं आपके चैनल के हवाले से भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क एक अजीब व गरीब दौर से गुजर रहा है कोरोना वबा की वजह से। लिहाजा इन सब चीज़ों को बहस कराने से अच्छा है कि मुल्क के डेवलपमेंट और मुल्क की सेहत के हालात कैसे हों, उसके ऊपर ख्याल रखा जाए। चलिए, विजय शंकर तिवारी जी। तो अभी नजीमुद्दीन साहब कभी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, हिंदुओं की बात करते, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। अपनी बात नहीं कर रहे थे कि हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हम कहते हैं आप मानिए, क्योंकि आप ही कहते हैं कि बलात्कार करेंगे तो आईपीसी मानेंगे, आप ही कहते हैं चोरी करेंगे तो आईपीसी मानेंगे, बाकी वो धर्म मानेंगे। चिंता आपकी है। आप नॉर्थ ईस्ट और हिंदुओं के कंधे पर बंदूक चलाना बंद करिए, अपने कंधे से चलाइए, इतनी ताकत पैदा करिए। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर से हम आपको यहाँ पर साफ कर देना चाहते हैं, अश्विनी उपाध्याय ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एबीपी न्यूज पर किया, ना तो हम उससे इत्तेफाक रखते हैं और ना ही हम अपने किसी भी मेहमान को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। हालांकि अश्विनी उपाध्याय ने अपने शब्दों को वापस लिया, उस पर खेद भी जताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।